हिस्टोलॉजी का पहला चैप्टर है द सेल। सेल क्या है? सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सही है, एंड बॉडीज बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि बॉडीज का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि बॉडी का एक छोटा ब्लॉक समझ लो। जैसे सेल सबसे बॉडी की सबसे छोटी चीज़ सेल ही है। सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर इंसान। तो इसी तरह क्या है, तो इसी एग्जाम्पल से सेल की डेफिनेशन क्या बनी? द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड बॉडीज बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड सेल। उसके बाद इसकी फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह ये इंजेस्ट करेगा किसको? न्यूट्रिएंट्स को इंजेस्ट करेगा और उसको किस में तब्दील करेगा? हमारी बॉडी को क्या नीड होती है? एनर्जी में, सही है। अब ये जो प्रोसेस है, ये सेकेंड वाला, ये बहुत सारी चीज़ों की उससे हो सकता है, जैसे कि इंजेस्ट करा न्यूट्रिएंट की। इसकी एग्जांपल देख लो कि अगर कोई चीनी वाली चीज़ खा रहा है, उसमें ग्लूकोज है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल थी उसमें हमें एटीपी एनर्जी मिल रही थी ना। इसी तरह ये सेल के अंदर ये वो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस हो रहा है वो भी तो सेल के अंदर ही हो रहा था ना। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के अलावा बहुत सारे साइकिल्स ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में देते हैं हमें इन फॉर्म ऑफ एटीपी, सही है। उसके बाद इसका जो फंक्शन नंबर 3 है, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं, सही। स्पेशलाइज्ड फंक्शन मतलब बहुत और भी उसके अलावा बहुत फंक्शन है, जैसे कि सेल हमारा वो बना रहा है, टिश्यू बना रहा है, सही है। सेल की खुद की भी मेंटेनेंस होती है, ठीक है। तो क्योंकि अगर सेल की मेंटेनेंस नहीं होगी, मतलब सेल अपनी मेंटेनेंस नहीं करेगा, तो टिश्यू भी नहीं बन पाएगा, सही है। मतलब आगे जो तीसरा फंक्शन है इसको हम लोग एक तौर पे एक्सेट्रा के तौर पे बोल सकते हैं, सही है। यानी कि और भी फंक्शन होते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये था सेल का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब सेल की दो टाइप्स होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अच्छा, डिफरेंसेस इस चैप्टर में एक और है, लाइसोसोम और पैक्सिसोम्स, तो वो साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल इंट्रो हो गया। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनील। ऑर्गेनील में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ऑर्गेनील्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। ऑर्गेनील्स में क्या क्या आ रही है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन। इसके अलावा भी और भी ऑर्गेनील हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो मिस ने पढ़ाया था, डॉक्टर मैमूना ने, उन्होंने कहा था कि मेन ऑर्गेनील्स के याद रहना चाहिए। तो मेन ऑर्गेनील्स यही है, उन्होंने जो पढ़ाया था ये वही चीज़ है, सही है। सेल मेम्ब्रेन में देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है जिसके थ्रू, ये देखो, ये एक सेल है, सही है, ये कवर्ड हुआ हुआ है सेल मेम्ब्रेन से। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो सकती है, सही है। यानी किसी चीज़ के थ्रू चीज़ अंदर आना जाना, मतलब सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि इस गैस को अंदर ले जाना है या नहीं, या दूसरे मिनरल वाइटामिन को अंदर लाना है या नहीं, या बाहर ले जाना है या नहीं। मतलब एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन एक क्या है? गेटवे, सही है, जो कि किसको सराउंड कर रहा है? साइटोप्लाज्म को। ये साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहा है क्या? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन पढ़ना हमें ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर हमारे उसमें सिलेबस में लिखा था, लेकिन हमें कराया नहीं गया, तो डॉक्टर मैमूना ने कराया तो नहीं था, तो अब ये है कि स्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास 3 चीज़ें आ रही है, प्रोटीन, लिपिड
और कार्बोहाइड्रेट्स। सही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स लिख रहा हूँ। अच्छा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, एमसीक्यूज। अब प्रोटीन जो है वो 55% है और लिपिड जो होता है वो 45%, और कार्ब जो है वो कार्ब जो है वो 3 to 5%। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें से हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग लिपिड की बात करेंगे, उसके बाद प्रोटीन की बात करेंगे। कार्ब्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि कार्ब्स तो कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई स्पेसिफिक कार्ब नहीं है, बहुत सारे कार्ब्स एंटर बाहर होते हैं। सही है, सेल से जो फिश रेशो में होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड होती है और प्रोटीन होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन वो सेल के अंदर होती है। सही है। कार्ब्स का ये कि कार्ब्स आते जाते रहते हैं। ठीक है। अब लिपिड सबसे पहले आ रहा है। लिपिड में हमारे पास फर्दर कितनी चीज़ें आ रही हैं? 3 चीज़ें आ रही हैं। एक है फॉस्फोलिपिड, एक है कोलेस्ट्रॉल, और साथ ही साथ वो भी है क्या होता है, एक और होती है यार, एक मिनट। हाँ, वो होती है स्फिंगोलिपिड। सही है। तो इन लिपिड्स में से सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्या होती है? ये नंबर 1 पे ये होती है, नंबर 2 पे ये कोलेस्ट्रॉल होता है, नंबर 3 पे ये होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड एक मोस्ट एबेंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि मोस्ट एबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में और सबसे ज़्यादा काम करने वाले लिपिड में से यही होता है फॉस्फोलिपिड, जो कि 25% मौजूद है सेल मेम्ब्रेन में। सबसे ज़्यादा यही है। सही है। यानी कि लिपिड के 45% में से आधा % फॉस्फोलिपिड है, 25%। सही है। अब इस फॉस्फोलिपिड के बाद समझ लो 2 एंड्स होते हैं। सही है। एक एंड ये। सही है। तो एग्जांपल के तौर पे ये फॉस्फोलिपिड था। सही है। और एक एंड ये था, एक एंड ये था। सही है। तो एक एंड क्या है? हाइड्रोफिलिक होगा, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सही है। और एक होगा हाइड्रोफोबिक। सही है। हाइड्रोफिलिक क्या है? हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट की बनी हुई होती है। सही है। तो इसको हाइड्रोफिलिक एंड्स बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या बोलेंगे? फॉस्फेट एंड्स भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट की बनी हुई है। सही है। अब ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल, वाटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्ट करके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर डाल लेगा। सही है। फॉस्फोलिपिड में से ये हाइड्रोफिलिक एंड जो है उसका ये काम है। और हाइड्रोफोबिक क्या है? ये फैट सोल्यूबल है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल को इन एंड आउट करेगा ऑफ सेल। ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड ये हो गया। तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल में ये 2 एंड नहीं होते, ये समझ लो ये कोलेस्ट्रॉल एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो इसमें ना ये भी क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या था? फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक भी था, हाइड्रोफोबिक भी था। ये क्या है? खाली हाइड्रोफोबिक है, यानी कि फैट सोल्यूबल है खाली। सही है। और इसका एक और फंक्शन ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड्स होते हैं ना, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखता है कोलेस्ट्रॉल। सही है। अच्छा, यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, याद रखना वो मेरे ख्याल से गुड कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल तो ये काम करेगा नहीं। मेरे ख्याल से बैड कोलेस्ट्रॉल फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसकी जो कंट्रोल है, मतलब क्वांटिटी, उसको अप करेगा या डाउन करेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ करता है, जिसकी वजह से शायद हार्ट
वो बीमारियाँ हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक। मेरे ख्याल से ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन हमें पेपर में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लिखना है। ये मैं तो अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि स्फिंगोलिपिड। अच्छा, स्फिंगोलिपिड बिल्कुल ही, इसका स्फिंगोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा ही है फॉस्फोलिपिड की तरह। हाइड्रोफिलिक एंड भी है, हाइड्रोफोबिक एंड भी है, सही है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि स्फिंगोलिपिड सबसे कम अमाउंट में मौजूद होती है, बहुत कम होती है, सही है। जैसे कि 45 में से 25% ये था, 24% ये हो गया, और ये हो गया 1%, सही है। यानी कि 1 to 3% ऐसे ही कुछ होता है ये स्फिंगोलिपिड। लिपिड का सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आगे आता है प्रोटीन्स, जो कि 55% मौजूद है, सही है। अच्छा, अब इस 55% प्रोटीन में हमारे पास प्रोटीन कितने टाइप्स की हैं? हमारे पास प्रोटीन कितनी टाइप्स की हैं? एक है इंटीग्रल प्रोटीन, सही है, एक है इंटीग्रल प्रोटीन, और एक है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये जो है ये एम्फिलिक है। एम्फिलिक का मतलब ये है कि जो हाइड्रोफोबिक भी हो, हाइड्रोफिलिक भी हो। जैसे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड था, यहाँ फॉस्फोलिपिड एम्फिलिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 एंड्स है, हाइड्रोफोबिक एंड भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। इसी तरह ये भी क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, ये एम्फिलिक है। और ये जो नीचे वाला जो है पेरिफेरल प्रोटीन, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि फैट के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से ये 55% में से ये याद रखना, ये 70% है, और बाकी के जो 30% बचे वो ये है पेरिफेरल प्रोटीन, सही है। उसके बाद अगला सेल मेम्ब्रेन हमारा हो गया कंप्लीट, सही है। उसके बाद अगला है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस सबको पता है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि ये भी पता है सबको कि ये जेनेटिक मटेरियल, सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कंटेन करता है। क्यों? ताकि सेल ग्रो कर सके, सही है, मैच्योर हो, रेप्लिकेट हो और डाई हो, सही है। तो अच्छा, अब इसकी जो जीन्स हैं न्यूक्लियस में, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सही है, किसमें? डीएनए के अंदर। यानी कि एक न्यूक्लियस में डीएनए है, सही है। ये फर्ज करो ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, इसमें डीएनए, सही है। और फिर डीएनए के अंदर क्या है, इस जीन्स है, सही है, फर्दर जीन्स लगे हैं, ठीक है। अब ये जो जीन्स है ना, इसके अंदर जो जीन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या डिटरमाइन करेगी, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो डिटरमाइन करेगी, सही है, ऑफ न्यू सेल। यानी कि इसकी एग्जांपल जैसे कि बच्चे जो है इसमें नए नए सेल से बनते रहते हैं ना, वो पेरेंट सेल से ही बनेगा। अपने पेरेंट्स, जो बच्चे का जो पेरेंट होगा उसके पेरेंट सेल से बनेगा ना, तो उस पेरेंट की सेल के अंदर जो जीन है वही जीन बच्चे की सेल में आएगी। हाँ, जैसे कि आई का सेल है, आई का सेल उसके फादर की जो है आई वो ब्राउन कलर की है, ठीक है। तो वो जीन बच्चे में आ गया, तो वो जीन क्या बच्चे में जो आई का कलर होगा वो ब्राउन होगा। तो आई का कलर जो है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, किसी आई सेल, बच्चे का जो आई सेल है वो क्या आई सेल के अंदर जो जीन है वो डिटरमाइन कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक, कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी आई हुई है, माँ की आई हुई है, बाप की आई हुई है, सही। यानी कि जीन इन डीएनए डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल प्रोटीन, सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर, एंड इंट्रासेलुलर एंजाइम, ठीक है। इसका एक और फंक्शन क्या है, एक और पॉइंट ये है न्यूक्लियस का कि ये 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन करता है। यानी कि
न्यूक्लियस, जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन था, सही है, वैसे न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सही है, लेकिन वो कितने होते हैं, 2 होंगे, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, सही है। आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाते हैं, सही है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा, न्यूक्लियर पोर्स होंगे बहुत सारे, सही है। आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स होंगे ताकि बायोमोलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स वो क्या हो, इन हो या आउट हो, सही है। और उसके बाद ये है कि न्यूक्लियस के अंदर देखो, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के 2 मेम्ब्रेन है, सही है, ये एक मेम्ब्रेन हो गया, ये 2 मेम्ब्रेन हो गए, सही है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय 2 सेल मेम्ब्रेन, सही है। अब न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है, वो डीएनए होता है, जीन्स होता है, ठीक है, और जितने भी जेनेटिक मटेरियल वो सब चीज़ें होती है, सही है। लेकिन अब अगर हम पूरे सेल को फर्ज करो, ये एक पूरा सेल है, सही है, ये जो मैंने दायरा बनाया है इसको हटा दो, ये जो सर्कल है इसको हटा दो, ये पूरा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। आफ्टर स्टेनिंग यानी पूरे सेल को जब हम स्टेन करेंगे तो सबसे जो हमें डार्क कलर का नज़र आएगा वो क्या नज़र आएगा, न्यूक्लियस आएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो क्या है, डेंस है, यानी कि ऐसे क्लोजली टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से पूरा सेल में से ये पूरा न्यूक्लियस जो होगा हमारे पास क्या नज़र आएगा, डार्क कलर का नज़र आएगा, सही है। यानी कि आफ्टर स्टेन ओनली न्यूक्लियस शो डार्कर कलर, यानी कि स्टेन के बाद सिर्फ न्यूक्लियस ही डार्क कलर शो करता है। क्यों, क्योंकि डेंस क्रोमेटिन की वजह से, ठीक है, डेंस क्रोमेटिन की वजह से ये डार्कर कलर शो करेगा। अच्छा, अभी तक जो मैं पढ़ाया था वो सब चीज़ें ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में देखो 4 लेयर्स होती हैं और उन 4 लेयर्स को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। गोल्जी एपरेटस की 4 लेयर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और इस एक और बात ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनील है, सही है, वहाँ से वो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल्स बनाता है, ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाता है जो कि कहाँ जाते हैं, गोल्जी एपरेटस में जाता है, सही है। तो अभी गोल्जी एपरेटस का काम पता है क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ईआर वेसिकल लेगा और ये ईआर वेसिकल को किस में फॉर्म करेगा, ईआर वेसिकल से क्या चीज़ें बनाएंगी, ये बनाएगी लाइसोसोम्स, सिक्रेटरी वेसल्स, सही है, और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स मतलब साइटोप्लाज्म में जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं ताकि सेल की एक्टिविटी हो, सही है। यानी मेन चीज़ जो बहुत गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस सेल को संभाल रहा था, उसकी ग्रोथ देख रहा था, डिवीजन देख रहा था, सही है, और सेल की कैरेक्टरिस्टिक देख रहा था। गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर की जितनी भी चीज़ें उन सबको कंट्रोल कर रहा है, सही है। यानी साइटोप्लाज्म में अगर कोई बैक्टीरिया घुस जाए तो उसको मैक्रोफेज करके गायब कर देगा, लाइसोसोम्स बनाएगा, सिक्रेटरी वेसल्स बनाएगा, सही है। ये सब किसके लिए फ़ायदेमंद कर रही है, साइटोप्लाज्म के लिए, गोल्जी एपरेटस, सही है। यानी कि गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, इट कलेक्ट्स ईआर वेसिकल एंड फ्यूज्ड इट इनटू फॉर्म लाइसोसोम्स, सिक्रेटरी वेसल एंड साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स फॉर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स ये बनाएगा फॉर फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया को खाना, सही है, यानी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा ये साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जो है ना, उसको इनगल्फ करके सेल से बाहर फेंक देगा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा,
इसकी देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो दो सरफेस है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सही है। एंडोप्लाज्मिक की एक टाइप ये, और दूसरा है क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि ये सेल के जो मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, सही, इनटू देयर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। सेल मॉलिक्यूल की ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी, सही है, टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। स्पेसिफिक डेस्टिनेशन मतलब सेल से बाहर भी हो सकती है वो, या तो फिर सेल के अंदर भी हो सकती है। डेस्टिनेशन मतलब सेल मॉलिक्यूल जितनी भी है ना उनको का ट्रांसपोर्ट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक जगह पे, या तो फिर सेल के बाहर भी हो सकता है, सही है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दो चीज़ें आती है, सही है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये एक आउटर सरफेस है, सही है। इसको रफ के साथ साथ ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं, सही है। इसको ग्रैन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्रैन्युलर सी चीज़ कंटेन करती है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रैन्युलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होगा, सही है, राइबोसोम इसके पास नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं ना इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूक्लियस है, बाकी सबको देख लेना आ सकता है, सही है, लेकिन न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है, वो लाजमी करना है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है, ये तो सबको पता है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट इन एटीपी फॉर्म, यानी कि ये एनर्जी को न्यूट्रिएंट से एक्सट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रिएंट मतलब जो खाना हम लोग खाए होते हैं उससे एनर्जी को लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया लेगा और एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी देगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे, सही है। अच्छा, अब देखो हमारे बॉडी में, हमारी ओवरऑल बॉडी में कुछ जगह पे एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, जैसे कि हाथ हो गए दोनों, सही, दोनों पाँव हो गए, इन जगहों पे एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है। तो यहाँ के जो सेल होंगे ना उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या दे रहा था, एनर्जी दे रहा था। तो जाहिर सी बात है जिस जगह पे एनर्जी की ज़्यादा नीड हो उन जगहों के सेल पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, सही है। इसकी एग्जांपल क्या हो गई, कार्डियोमायोसाइट्स, इनके जो सेल्स होंगे उनको हम लोग कार्डियोमायोसाइट्स बोल सकते हैं, सही है, कार्डियोमायोसाइट्स, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो के जहाँ पे नहीं सॉरी वो एरिया जहाँ पे लो एनर्जी की नीड है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, कम होंगे, जाहिर सी बात है, सही है। और उन सेल्स को क्या बोलेंगे हम लोग जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, एडिपोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेट ऑर्गेनील है। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब
देखो जब सेल डिवीजन होती है तो सारे ऑर्गेनील्स भी डिवाइड होते हैं। सारे ऑर्गेनील्स मतलब जैसे एक सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस है, जब सेल की डिवीजन हो रही है तो गोल्जी अपरेटस एक और बनेगा, सही है। लेकिन इसको सेल की डिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को मल्टीप्लाई या अपने आप को अपने जैसे एक और बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है, यानी कि खुद ही मतलब ये एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है जब नीड होती है, सही है। क्यों कैसे बनाता है? क्योंकि इसके पास अपना एक डीएनए, सही है। ओवरऑल सेल के लिए जो डीएनए होता है सेल की डिवीजन के लिए वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन सेल में ये ऑर्गेनील ऐसा है कि जिसके पास भी क्या है, डीएनए, तो इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, यानी अपने जैसा एक और बना सकता है। उसके बाद ये है कि सेल साइटोस्केलेटन। सेल साइटोस्केलेटन क्या है? सेल साइटोस्केलेटन हमारे ओवरऑल जैसे ये सेल है, सही है, इसका शेप क्या है, सर्कुलर है। तो ये किसकी वजह से, ये जो शेप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? सेल साइटोस्केलेटन की वजह से आ रहा है, सही है। यानी कि सेल साइटोस्केलेटन गिव सेल शेप और क्या करेगा, सेल डिवीजन में भी मदद करेगा सेल साइटोस्केलेटन, ठीक है। यानी एक सेल से 2 या 4 सेल बनाएगा, सही है। उसके बाद देखो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस यहाँ लिखे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन लाइसोसोम्स एंड पेरिक्सोसोम्स, सही है। लाइसोसोम क्या है? ये फॉर्म बाय गोल्जी अपरेटस। हम गोल्जी अपरेटस में पढ़ चुके हैं ऊपर के गोल्जी अपरेटस जो है वो ईआर वेसिकल लेगा और उसको फ्यूज़ करेगा, किसमें, लाइसोसोम्स में करेगा। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स में फ्यूज़ करेगा, सही है। एक लाइसोसोम हो गया, वो हो गया, और सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाएगा, सही है। तो वहाँ पे क्या बात आई थी कि गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम्स ही बना रहे, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म बाय गोल्जी अपरेटस। जब ये गोल्जी अपरेटस से फॉर्म होगा तो कहाँ चले जाता है ये लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्म में। अब इसके पास एक एंजाइम होता है, वो है हाइड्रोलोटिक एंजाइम। इसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्ट करेगा अनवांटेड या टॉक्सिक या डैमेज सेल को, अनवांटेड मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस और डैमेज सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, यानी सेल से बाहर फेंकेगा। इसके बाद पेरिक्सोसोम्स। पेरिक्सोसोम्स देखो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए कंटेन करता है, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसको सेल डिवीजन की ज़रूरत नहीं है अपने जैसा बनाने की, अपने जैसा एक और बनाने की, सही है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी डीएनए है और ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो अब देखो सवाल ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन देम। शॉर्ट नोट यानी कि किसका मांग रहे हैं यहाँ पे, पेरिक्सोसोम्स का मांग रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया का मांग रहा है, सही है। अच्छा ये सेल्फ रेप्लिकेट से भी होता है, और एक और इसके ऑप्शन ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी पेरिक्सोसोम्स आते हैं, सही है। उसमें इसमें क्या था, हाइड्रोलोटिक एंजाइम था। इसमें कौन सा एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम है, सही है। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, फॉर्म H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म करेगा, सही है। और इस एंजाइम को हम लोग कैटालिस एंजाइम भी बोलेंगे, ऑक्सीडेज को एंजाइम को, सही। जैसे इसके 2 नाम थे, इसके भी 2 नाम है, सही है। फंक्शन क्या है, सिमिलर टू लाइसोसोम्स, फंक्शन एक ही है, सही है। यानी डिफरेंसेस कितने हैं, ये गोल्जी अपरेटस से बन रहा था, ये सेल्फ रेप्लिकेट और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा था। दोनों में के एंजाइम्स में डिफरेंसेस हैं, सही है। ये है बस डिफरेंसेस बिटवीन लाइसोसोम्स एंड पेरिक्सोसोम्स, ठीक है। अब आ जाओ ये डिफरेंसेस, मतलब सेल्स की 2 टाइप है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल, सही है। प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में होती है। और यूकैरियोटिक सेल होती है एनिमल, प्लांट, फंजाई, एल्गाई, प्रोटोजोआ में होती है, सही है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सही है। इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें ऑर्गेनील बाउंडेड विथ मेम्ब्रेन नहीं होते, इसमें ऑर्गेनील बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के जो मैं बताया था ना 2 मेम्ब्रेन होती है, सही है। और
माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी वो होती है मेम्ब्रेन, सही है, यानी इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील प्रेजेंट है, सही है। ये यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सही है। बल्कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। उनके मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, सही है। और प्रेजेंट किस्म होता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में ये होता है यूनिसेलुलर, यानी एक सेल का बना हुआ होता है प्रोकैरियोटिक से, यानी एक ही सेल, यानी एक सेल एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये मल्टी सेल मिलके, यानी बहुत सारे सेल मिलके एक एनिमल बनाएगा, प्लांट बनाएगा, फंजाई, एल्गाई, प्रोटोजोआ बनाएगा, सही है। यानी बैक्टीरिया के लिए एक सेल भी काफ़ी है, ठीक है। अब ये इस सेल की डिवीजन कैसी होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए, और यूकैरियोटिक में कैसी हो रही है, माइटोसिस के ज़रिए, सही है। इसमें इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है। इसकी सेल वॉल